हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार मेरी चैनल थे। मैं वीडियोस बना रहा हूँ, लेक्चर सीरीज बना रहा हूँ यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे। ये चैप्टर हालांकि बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मतलब एग्जामिनेशन में स्कोर करने के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कंसेप्ट का बेस बनाने के लिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट होता है। और ये बेसिकली हमारा 7th लेक्चर होने वाला है। तो पिछले लेक्चर तो आपने देखा कि मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब आ रही थी, बट इन दिस लेक्चर मैं अपना बेस्ट ट्राई देने वाला हूँ और मैं छोटा छोटा लिखने वाला हूँ, ताकि जो ब्लैक बोर्ड है उसमें जगह पूरी समा सके। एक्चुअली आप लोग नहीं समझ पाएंगे दोस्तों, लेकिन ये मेरा थोड़ा प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो गया है इसमें आईपैड में, उस वजह से ये हो रहा है। ओके, अब आपको ये एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लिमिटेशंस होते हैं दोस्तों। लिमिटेशंस होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होते हैं किस चीज़ के? ये डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। अब ये क्या होते हैं सर? डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। ओके, अब ये कैसे होते हैं? अब जैसे सपोज आपको s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बोला, और इसका डायमेंशनल एनालिसिस करके आपको कहा गया कि इसकी डायमेंशनल करेक्टनेस बताइए। तो आप डायमेंशनल एनालिसिस बोथ द साइड कर देते हैं, और जैसे ही एलएचएस के डायमेंशंस राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के बराबर आ जाते हैं, आप कह देते हैं कि ये जो इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन लेकिन मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि डायमेंशनली करेक्ट डज नॉट नेसेसरीली मीन न्यूमेरिकली करेक्ट। ओके, मतलब डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि न्यूमेरिकली भी करेक्ट हो। ज़रूरी नहीं कि न्यूमेरिकली भी करेक्ट हो। ओके, डायमेंशनली करेक्ट यदि कोई इक्वेशन आ जाती है तो ज़रूरी नहीं कि न्यूमेरिकली करेक्ट। एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज s इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/3 ए टी स्क्वायर। आपको मैं ये काम देता हूँ कि इसका आप डायमेंशनली करेक्टनेस, इसकी डायमेंशनल करेक्टनेस पे कमेंट कीजिए। s इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/3 ए टी स्क्वायर, इसकी डायमेंशनल करेक्टनेस पे कमेंट कीजिए, ऐसा सपोज मैंने कहा। तो आप सभी जानते हैं कि पिछले ही लेक्चर में हमने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की डायमेंशनल करेक्टनेस पे चर्चा की थी, तो डायमेंशनली करेक्ट आया था। ये और ये इक्वेशन में फ़र्क सिर्फ इतना है कि 1/2 के जगह -1/3 डाल दिया गया है। ओके, नाउ कॉन्स्टेंट्स आर डायमेंशनलेस, तो डायमेंशनली तो ये इक्वेशन भी करेक्ट आने वाली है, इसमें कोई शक है क्या? डायमेंशनली करेक्ट है, यस, डायमेंशनली ओके। लेकिन डायमेंशनल करेक्टनेस का न्यूमेरिकल करेक्टनेस से कोई लेना देना नहीं है। कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होते हुए भी न्यूमेरिकली रॉन्ग हो सकती है। डायमेंशनली ओके, बट न्यूमेरिकली रॉन्ग। न्यूमेरिकली न्यूमेरिकली रॉन्ग। ओके, तो ये जो इक्वेशन है डायमेंशनली तो ओके है बट न्यूमेरिकली रॉन्ग है। उसी तरीके से ये लिमिटेशंस में भी आता है डायमेंशनल एनालिसिस के, कि हम सपोज किसी भी क्वांटिटी का, जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं कहूँ कि सरफेस टेंशन को एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम के टाइम के टर्म्स में निकालिए, ये मैं जैसे ही मैंने कहा, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर ए, बी टू द पावर बी और टी टू द पावर सी, इतना मैं कह सकता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि यहाँ पे जो इक्वल टू का साइन जब लगाएंगे हम, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर ए, वी टू द पावर बी और टी टू द पावर सी। मतलब जब इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो मैं डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से ऐसा, डायमेंशनल एनालिसिस में बेसिकली ऐसी कोई मेथड नहीं है कि जिससे कांस्टेंट क्या आएगा वो पता लगा सकें। ओके, तो पहला तो लिमिटेशन ये हो गया कि हम कांस्टेंट पता नहीं कर सकते, हम सिर्फ पावर्स पता कर सकते हैं कि कितने पावर पे डिपेंडेंट होगा।
और दूसरी चीज ये लिमिटेशन हो गई कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली ओके हो भी सकती है लेकिन न्यूमेरिकली रॉन्ग हो सकती है, उस केस में भी हम उसकी करेक्टनेस पता नहीं कर सकते, ये भी एक लिमिटेशन हो गया। ओके, तो ये तो बेसिकली थ्योरी पार्ट हो गया, इस पे ज्यादा कुछ, हाँ असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस बनने की इस पे प्रोबेबिलिटी है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं, बट वो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन भी हम करेंगे, नो डाउट हम करेंगे, पक्का करेंगे। ओके, और एक लिमिटेशन डायमेंशनल एनालिसिस का यह है कि आपको पहले बताना पड़ता है कि कौन सी क्वांटिटी पे वो डिपेंड करेगा। आप इंडिपेंडेंटली ऐसे ही दुनिया में ट्रायल एंड एरर नहीं कर सकते कि कितनी भी क्वांटिटीज ली और उनको ट्राई करते जा रहे हैं और निकालते जा रहे हैं, तो कई बार डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन आ भी गई सपोज तो भी न्यूमेरिकली रॉन्ग आएगी, या तो फिर आपको मतलब किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे मुझे यहाँ सरफेस टेंशन और ई वी और टी के बीच में, यानी एनर्जी वेलोसिटी टाइम और सरफेस टेंशन के बीच में रिलेशन निकालना था, तो मुझे ये बताना पड़ा कि सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम। ये तीन एलिमेंट्स मुझे बताने पड़े, ये तीन क्वांटिटीज मुझे बतानी पड़ी जिस पे सरफेस टेंशन डिपेंड करता है। जब तक कि मुझे ये नहीं बताया जाएगा तब तक कि मैं डायमेंशनली चेक नहीं कर सकता कि कितने पावर पे डिपेंड करेगा, मतलब एबीसी के वैल्यूज में तब तक नहीं निकाल सकता जब तक कि मुझे कौन से क्वांटिटी पे सरफेस टेंशन डिपेंडेंट है ये पता नहीं चलता। तो ये भी एक लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अब एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। मैं हैंडराइटिंग छोटी लिखता हूँ और सिस्टमेटिक लिखता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है। फॉर फॉर 10 to the power 80 plus 2 the dimension of A is, ए का डायमेंशन बताना है। आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से है, मेरे साथ साथ में सॉल्व करते जाइएगा। m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0। ऑप्शन नंबर बी है आपका m to the power 1, l to the power 1, t to the power 1। ऑप्शन नंबर सी है आपका m to the power 0, l to the power 0, t to the power 1। और ऑप्शन नंबर डी आपका है नन ऑफ दिस। अब यहाँ पे डायमेंशन ऑफ ए पूछा है। ओके, तो मैं आपको एक कंसेप्ट से शुरुआत करना चाहूंगा। यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट है कि किसी भी नंबर के पावर में, किसी भी नंबर हो, चाहे 1 हो, 1 to the power a हो, चाहे b to the power c हो, चाहे 10 to the power c हो, चाहे e to the power a हो, चाहे e to the power c हो, मतलब किसी भी नंबर के पावर में जो क्वांटिटी होती है दैट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। मतलब 1 to the power a में a इज डायमेंशनलेस, a इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। ठीक है, यहाँ पे b to the power c में c इज डायमेंशनलेस। किसी भी नंबर के पावर में कोई भी चीज अगर होती है तो वो डायमेंशनलेस होती है। ठीक है, दो कंसेप्ट है। किसी भी नंबर के, चाहे वो ई हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी कांस्टेंट हो या कोई भी वेरिएबल हो, उसके पावर में जो भी चीज होती है दैट इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। ओके, तो मैं ऐसा ऐसा कोई चीज नहीं लिख सकता जिसमें पावर में डायमेंशन वाली चीज आएगी। मतलब कि ये वाला जो जैसे आपको पता है कि सपोज मैंने कोई फंक्शन बोला, टाइम का फंक्शन है सपोज कोई चीज, और कोई चीज यदि टाइम का फंक्शन है तो उसको मैंने e टू द पावर t बोल दिया, तो e टू द पावर t नहीं बोल सकता मैं, मुझे e टू द पावर at बोलना पड़ेगा। क्यों? मुझे कांस्टेंट हमेशा चिपकाना पड़ेगा। मैं e टू द पावर t है, अगर टाइम के साथ कोई फंक्शन है तो पावर की चीज हमेशा ये सपोज टाइम, t स्टैंड्स फॉर टाइम सपोज, और f ऑफ t इज इक्वल टू e टू द पावर t किसी चीज का फंक्शन है, किसी भी क्वांटिटी का फंक्शन है वेयर t इज द टाइम। तो आपको दिख रहा है क्लियरली कि e टू द पावर t में t सेकेंड्स में आने वाला है क्योंकि t इज टाइम, तो इसीलिए e टू द पावर t इज नॉट वैलिड
because t is in seconds, and the second has dimensions m to the power 0, l to the power 0, t to the power 1. So that's why e to the power t equation is invalid. That's why I will have to write e to the power at such that the constant a has dimensions m to the power 0, l to the power 0, t to the power -1. ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी बताया किसी भी चीज के पावर में डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। जैसे ही मैंने e टू द पावर t बोला तो मैंने बोल दिया कि जो पावर है उसमें सेकेंड आ रहा है यूनिट, मतलब कि पावर में डायमेंशन आ रहा है m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1। इसका मतलब मुझे यदि पावर की चीज ऑलवेज डायमेंशनलेस होती है तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि a होगा, और a कांस्टेंट को जैसे ही मैं इंट्रोड्यूस करता हूं तो उसके डायमेंशंस एग्जैक्टली अपोजिट होंगे जो t के डायमेंशंस होंगे उसके। अगर t से मल्टीप्लाइड है इस केस में तो t के डायमेंशन से अपोजिट डायमेंशन उसके होना चाहिए, मतलब m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर -1 होना चाहिए उसका डायमेंशन। समझ में आ रहा है आपको? तो उसी तरीके से ये तो एक कंसेप्ट हो गया जो मैं बता रहा हूं, इसलिए e टू द पावर t फिजिक्स में लिखना, फिजिक्स में e टू द पावर t वेयर t इज टाइम, ये लिखना गलत है। इंस्टेड वी विल हैव टू राइट e टू द पावर at वेयर a इज अ कांस्टेंट which has dimensions opposite to time, because t over here is time. Similarly, if I have to write e to the power l where l is the length, I can't write e to the power l. Okay, I cannot write e to the power l. I will have to write e to the power al where a is a constant, and this constant has units opposite to length. Okay, लेंथ के डायमेंशन होते हैं m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर 0। तो a ऐसा कांस्टेंट a लेना पड़ेगा जिसके डायमेंशंस l के अपोजिट हो, मतलब l टू द पावर -1 हो उसमें। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि ये ओवरऑल क्वांटिटी डायमेंशनलेस होती है जो पावर में होती है, ये ओवरऑल क्वांटिटी डायमेंशनलेस होती है। अब यहाँ पे ये डायमेंशनलेस नहीं रही, मतलब ये गलत हो गया। तो अभी उसी कंसेप्ट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं, इसी कंसेप्ट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमें। ओके, उसी कंसेप्ट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ का पोर्शन मैं मिटा देता हूँ, ये देखिए आप। ओके, तो देखिए क्या बोला है, 10 टू द पावर, साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, 10 टू द पावर 80 प्लस 2 दिया हुआ है हमें, 10 टू द पावर 80 प्लस 2 दिया हुआ है। ओके, अब 10 टू द पावर 80 प्लस 2 यदि हमें दिया हुआ है तो a का डायमेंशन पूछा है, और हम सब जानते हैं कि पावर की कोई भी चीज डायमेंशनलेस होती है, मतलब 80 प्लस 2 इज डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस है मतलब इसके डायमेंशंस क्या होंगे, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 होंगे, नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि पावर के ऊपर कोई भी चीज जो पावर में होती है उसके डायमेंशन 0 होते हैं, तो m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0 के बराबर होंगे इसके डायमेंशंस। ओके, अब आप सभी जानते हैं कि प्लस 2 जो है 2 के साथ में 2 इज अ कांस्टेंट, और इसके साथ में कुछ भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 2 के साथ मल्टीप्लाइड डिवाइड नहीं है। इसका मतलब 2 इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, 2 इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, तो इसको हटा दिया यहां से। ठीक है, अब 2 इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, तो फिर 80 को डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। 80 को क्यों डायमेंशनलेस होना पड़ेगा? बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, LHS के डायमेंशन RHS के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए 80 को भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। और एक लॉजिक मैं ये कह सकता हूं कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सिमिलर डायमेंशन वाली क्वांटिटीज ही ऐड हो सकती है। यहाँ पे मैं 80 में 2 ऐड कर रहा हूँ, 80 में 2 ऐड कर रहा हूँ, वेयर 2 इज डायमेंशनलेस बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। तो जब भी मैं 80 में 2 ऐड कर रहा हूँ
और ये टू कांस्टेंट डायमेंशनलेस इसीलिए भी है क्योंकि ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये जो टू है ये डायमेंशनलेस है और मैं उसको 80 में ऐड करने की जरूरत कर रहा हूँ, वो हिम्मत कर रहा हूँ। इसका मतलब 80 को भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। तो दो तरीके से 80 डायमेंशनलेस आ रहा है, दोनों तरीकों से। या तो आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन मतलब एलएचएस के डायमेंशन इक्वल टू आरएचएस के डायमेंशन से कर लें, मतलब कि पावर की पूरी चीज डायमेंशनलेस होती है, इस कंसेप्ट से कर लें। या तो फिर सिमिलर डायमेंशन वाली चीजों को ही ऐड कर सकते हैं, ये कंसेप्ट से कर लें। दोनों कंसेप्ट से आपका निकल के आ रहा है कि ए टी विल बी डायमेंशनलेस, मतलब ए टी के डायमेंशंस होंगे एम टू द पावर जीरो, एल टू द पावर जीरो, टी टू द पावर जीरो, थीटा टू द पावर जीरो। दोस्तों हम अक्सर एम एल और टी ही लिखते हैं, थीटा अक्सर नहीं लिखते। वो इसलिए क्योंकि टेम्परेचर कभी कभी ही पिक्चर में आती है, इसलिए अक्सर बुक्स वाले और जो कोचिंग वाले टीचर समझाते समय थीटा को हटा देते हैं, सिर्फ एम एल टी के टर्म्स में लिखते हैं, क्योंकि थीटा बहुत कम पिक्चर में आती है। टेम्परेचर का केल्विन जब आता है, जब यूनिट्स में केल्विन आता है तब थीटा पिक्चर में आती है। ओके ओके, तो 80 इसका मतलब डायमेंशनलेस है। बहुत बढ़िया सर। अब मैं लिख दूंगा ए के डायमेंशंस और टी के डायमेंशन पता है आपको, एम टू द पावर जीरो, एल टू द पावर जीरो, टी टू द पावर वन हो जाएंगे एल के, इसके टी के डायमेंशंस। और ये किससे इक्वेट करोगे, इससे इक्वेट करोगे ना नेचुरली। किससे इक्वेट करोगे, एम टू द पावर जीरो, एल टू द पावर जीरो, टी टू द पावर जीरो से इक्वेट करोगे इसको। बहुत बढ़िया। अब अब आप डायमेंशनल एनालिसिस में किसी भी चीज को मल्टीप्लाई डिवाइड एड सब्ट्रैक्ट, ये जो सारे लॉज है इसमें फॉलो होते हैं। ओके, मल्टीप्लाई डिवाइड एड सब्ट्रैक्ट वाले जो लॉज है वो डायमेंशनल एनालिसिस के इक्वेशन सॉल्व करते समय लागू होते हैं, ये मुझे पता है। तो जैसे ही ये मुझे पता है, मैंने क्या किया कि दूसरे कलर का पेन ले लेता हूं मैं। ओके ओके, तो ये देखिए, ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ पे नीले रंग में मैं मार्क किया, ये नीचे जो इक्वेशन है उसी को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये हो गया एम टू द पावर जीरो, एल टू द पावर जीरो, टी टू द पावर वन। ये आप इतने फास्ट करने लग जाएंगे विथ प्रैक्टिस कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि इतना डिटेल में मैं बता रहा हूँ, तो इतना सोचने की जरूरत भी है क्या, ऐसा लगेगा। ओके, अभी मैं इस इजीएस्ट कंसेप्ट को भी मैं इतना विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये भी डिफिकल्ट लगता है। ऐसे कई बच्चे होते हैं, नॉट एवरी स्टूडेंट इज एन ब्राइट स्टूडेंट। ओके, उसमें कोई बुराई भी नहीं है कि मैं ब्राइट स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं डल हूँ, तो मैंने बर्बाद हूँ, मैं बर्बाद हूँ, इस टाइप के कोई थॉट्स अपने अंदर आने नहीं देना है। और उसीलिए मैं इसको एकदम इस तरीके से बता रहा हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसको खेल खेल में समझ ले। अब ये देखिए, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो डिवीजन में जाएगा वो। मतलब एम टू द पावर जीरो, एल टू द पावर जीरो, टी टू द पावर जीरो डिवाइडेड बाय एम टू द पावर जीरो, एल टू द पावर जीरो, टी टू द पावर वन। ओके, अब हो गया, ए का डायमेंशन आ जाएगा। अब आप लॉज ऑफ इंडाइसेस लगा देंगे। लॉज ऑफ इंडाइसेस लगाएंगे तो एम के पावर में से एम का पावर माइनस करेंगे तो जीरो माइनस जीरो होगा, एल के पावर में से एल का माइनस करेंगे पावर तो जीरो माइनस जीरो होगा, टी के पावर में से टी का माइनस करेंगे तो जीरो माइनस वन आएगा, यानी माइनस वन हो जाएगा। तो ए के डायमेंशन है एम टू द पावर जीरो, एल टू द पावर जीरो, टी टू द पावर माइनस वन। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी भी मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसका आंसर है नन ऑफ दिस। ओके, इसका आंसर है नन ऑफ दिस। ओके, तो इस तरीके से आपको जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने हैं एग्जाम्स में। ओके, तो बातों ही बातों में हमने ये सीख लिया कि तीन चीजें सीखनी है हमें। पावर, ये नोट कर लीजिएगा नोटबुक में, वेरी इंपॉर्टेंट। पावर, लॉग और और पावर लॉग और किसी भी किसी भी फंक्शन किसी भी फंक्शन के अंदर
की चीज ऑलवेज डायमेंशनलेस होगी। जरूरी नहीं है दोस्तों यूनिटलेस भी हो। आप सोचोगे डायमेंशनलेस इज इक्वल टू यूनिटलेस, ऐसा नहीं है। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। ऑलवेज डायमेंशनलेस रहेगी। पावर लॉग और किसी भी फंक्शन के अंदर की चीज ऑलवेज डायमेंशनलेस रहेगी। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो नेक्स्ट नाइल में लिखने जा रहा हूं यहाँ पे। डायमेंशनलेस तो रहेगी, रहेगी, बट जरूरी नहीं कि यूनिटलेस भी हो। ओके, एक एग्जांपल से ही आपको मैं समझा देता हूं ये सेंटेंस कि डायमेंशनलेस तो रहेगी किसी भी फंक्शन के अंदर की क्वांटिटी, लेकिन जरूरी नहीं कि यूनिटलेस भी हो। फॉर एग्जांपल आप लोग लिखते हैं साइन थीटा। आपको पता है कि साइन थीटा जब आप लिखते हैं तो थीटा इज टेकन इन रेडियंस, इसमें कोई शक नहीं है। थीटा इज टेकन इन रेडियंस। ओके, अब थीटा यदि रेडियंस में लिया जाता है तो आपको मैं ये प्रूव करके दिखाता हूं अभी कि रेडियन रेडियन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब थीटा थीटा एंगल है, तो थीटा एंगल है तो एंगल को हम क्या बोलते हैं? पाई पाई रेडियंस। ऐसा ही तो लिखते हैं ना एंगल को, पाई रेडियंस या पाई बाय 2 रेडियंस। मतलब क्या हो गया? थीटा का यूनिट हुआ। अब अभी अभी सर आपने बताया कि थीटा का यूनिट रेडियंस है, पर आपने तो ये बोला था सर कि किसी भी फंक्शन के अंदर की चीज डायमेंशनलेस होती है। मतलब साइन इज अ फंक्शन, साइन भी एक फंक्शन है, तो साइन के अंदर की चीज जो थीटा है वो भी डायमेंशनलेस होनी चाहिए। ये तो आपने बताया था सर। तो फिर ये कैसे हो रहा है सर कि थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन और पाई बाय 2 रेडियंस बोल रहे हैं हम? ये इसलिए बेटा क्योंकि रेडियन जो यूनिट है ना, रेडियन यूनिट इज डायमेंशनलेस एक्चुअली। रेडियन यूनिट इज डायमेंशनलेस एक्चुअली। रेडियन जो यूनिट है ये डायमेंशनलेस होता है। मैं बताता हूं क्यों। आप रेडियन की डेफिनेशन पे जाइए। आप एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। आप एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, उसका सेंटर ड्रॉ कीजिए और दो लाइंस ड्रॉ कीजिए। ये आर्क लेंथ हो गई, ये रेडियस हो गई, ये आर्क लेंथ एल हो गई, और थीटा इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो फिर आपको पता है कि सेंट्रल एंगल, क्या पता है आपको? सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। यह आप सभी जानते हैं। ओके, अब आपको यह भी पता है कि एल इज अ लेंथ, एल इज लेंथ, एल इज द लेंथ ऑफ आर्क एंड आर इज द रेडियस। इसका मतलब दोनों को मीटर में लेना पड़ेगा या तो दोनों को सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। इसका मतलब ऊपर वाले न्यूमरेटर के डायमेंशंस क्या है? m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर 0 है न्यूमरेटर के डायमेंशंस। डिनोमिनेटर के डायमेंशंस क्या है? m टू द पावर 0, l टू द पावर 1, t टू द पावर 0 है। तो आप देखिए ना सेंट्रल एंगल के डायमेंशंस कितने आ रहे हैं। इसी का यूनिट मैं रेडियन बोलता हूं। एल बाय आर इज इक्वल टू रेडियन में आता है ये एंगल। ओके, तो m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 0। इसका मतलब रेडियन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये वाला सेंटेंस प्रूव हो गया आपका। रेडियन जो एंगल है, एंगल का जो यूनिट है रेडियन, वो डायमेंशनलेस यूनिट है। तो इसीलिए साइन थीटा के अंदर जब भी थीटा रेडियंस में डाला जाता है तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी ही डाला जाती है कि कोई नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है उसमें। फंक्शन के अंदर की क्वांटिटी हमेशा डायमेंशनलेस रहेगी, मैंने बताया। तो साइन थीटा के अंदर की क्वांटिटी भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। लेकिन बच्चों को क्या डाउट होता है कि थीटा तो रेडियन में रहता है तो फिर वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी कैसे हुई? तो रेडियन इज डायमेंशनलेस बेटा, हम रेडियन बोल देते हैं उसको, लेकिन बेसिकली इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी।
तो यूनिट, एंगल का यूनिट तो है बट डायमेंशंस आर जीरो। ओके, एंगल का यूनिट रेडियन होता है लेकिन डायमेंशंस आर m टू द पावर जीरो, l टू द पावर जीरो, t टू द पावर जीरो, मतलब सबके पावर जीरो है। ओके, तो ये वाला सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस में ये सेंटेंस आ सकता है कि इंग्लिश में आएगा नेचुरली कि किसी फंक्शन के अंदर की क्वांटिटी डायमेंशनलेस रहेगी तो क्या यूनिटलेस भी रहेगी? तो भैया यूनिटलेस हो जरूरी नहीं, डायमेंशनलेस पक्का रहेगी, पर यूनिटलेस हो जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा के केस में थीटा जो एंगल होता है वो यूनिट उसका रेडियन होता है वो एंगल का, लेकिन डायमेंशनलेस रहता है वो एंगल। ओके, ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। असर्शन रीजन टाइप में इस तरीके से भी आपको कई बार फंसाता है। ओके, इसलिए मैं हर एक पॉइंट को बिल्कुल यहाँ एकदम सही तरीके से बिल्कुल ले रहा हूँ, और पिछले वीडियो तक के मेरी हैंडराइटिंग काफ़ी ख़राब आई थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरा जो पेन और टेबलेट था उसका ये जो काफ़ी मतलब उसमें टेक्निकल इश्यूज थे। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ आपको। और एक क्वेश्चन है एकदम इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। फॉर लॉग ए एल प्लस वन वेयर where L is length, where L is length, the dimensions of A are, A के डायमेंशंस क्या आएंगे? ओके, ये पूछा है, L लेंथ है, A के डायमेंशंस पूछे गए हैं। अभी अभी बताया मैंने कि लॉग के अंदर की किसी फंक्शन के अंदर की और ये e टू दी पावर या किसी कांस्टेंट के पावर पे कुछ भी हो तो वो डायमेंशनलेस होता है। इसका मतलब क्या हो गया, क्या प्रूव हुआ इससे? ए एल प्लस वन इज डायमेंशनलेस। किसी भी फंक्शन के अंदर की चीज डायमेंशनलेस होती है, इसलिए ये डायमेंशनलेस हो गया। डायमेंशनलेस हो गया तो m टू द पावर जीरो, l टू द पावर, t टू द पावर जीरो। ओके, अब वन तो डायमेंशनलेस है नो डाउट। अब किसी डायमेंशनलेस क्वांटिटी में जो क्वांटिटी ऐड करते हैं उसको भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, मतलब ए एल जो है इसको भी डायमेंशनलेस होना पड़ेगा, तभी तो वन के साथ ऐड कर पाओगे उसे। अब ए के डायमेंशंस निकालना है तो ये लिख दिया m टू द पावर जीरो, l टू द पावर वन, t टू द पावर जीरो लिख दिया लेंथ के डायमेंशंस, और राइट हैंड साइड में है m टू द पावर जीरो, l टू द पावर जीरो, t टू द पावर जीरो। ओके, तो यहां से a के डायमेंशंस निकल के आ रहे हैं मेरे m टू द पावर जीरो, l टू द पावर जीरो, t टू द पावर जीरो डिवाइडेड बाय m टू द पावर जीरो, l टू द पावर वन, t टू द पावर जीरो। तो क्या आएगा? m to the power 0, l to the power minus 1, t to the power 0. Therefore, the dimensions of A are m to the power 0, l to the power minus 1, t to the power 0. Okay. अब फटाफट से एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ओके, हम न्यूमरस एग्जांपल्स करेंगे इस पे, डोंट वरी, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे हम। अ वेव इज represented, a wave is represented by, a wave is represented by y is equal to a sine at minus bx plus c, where a, b, c are constants, t is in seconds,
आपको पता है टी सेकेंड्स में एक्स मीटर में है, मैं ये नहीं बताने की जरूरत नहीं समझता। ए बी सी के डायमेंशंस बताओ, इसके डायमेंशंस क्या होंगे ए और बी और सी के। ठीक है, एक्स टी इज इन सेकेंड्स, टी इज इन सेकेंड्स, एक्स इज इन मीटर्स। ओके, अब मैंने अभी अभी बताया था कि किसी भी फंक्शन के अंदर की चीज डायमेंशनलेस होती है, और सी तो डायमेंशनलेस होगा। सी क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। ए क्या होगा? डायमेंशनलेस। सी डायमेंशनलेस है। ए के डायमेंशंस क्या होंगे ओरली बताइए। अब टाइम के उल्टे कर दूंगा मैं, टाइम का उल्टे डायमेंशंस, ये हो जाएंगे ए के डायमेंशंस। अब ये एक्सपेक्टेड है कि आपको डायरेक्ट समझ जाए। या इसमें भी कोई दिक्कत है? देखिए ए टी क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, ओके, एकदम विस्तार से। ए की जगह पे ए ही रखो, टी की जगह पे एम टू द पावर जीरो, एल टू द पावर जीरो, टी टू द पावर वन रखो। इसका क्या इसके इक्वल आएगा? यस सर, इसके इक्वल आएगा। ए के डायमेंशंस मुझे निकालने हैं। सिमिलरली फॉर बी, बी के डायमेंशंस मल्टीप्लाइड बाय एक्स के डायमेंशंस इज इक्वल टू डायमेंशनलेस। इसका मतलब बी के डायमेंशंस मल्टीप्लाइड बाय एम टू द पावर जीरो, एल टू द पावर वन, टी टू द पावर जीरो इज इक्वल टू एम टू द पावर जीरो, एल टू द पावर जीरो, टी टू द पावर जीरो। दैट इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज बी के डायमेंशंस किसके इक्वल होंगे? एम पावर जीरो, एल पावर जीरो, टी पावर जीरो डिवाइडेड बाय एम पावर जीरो, एल पावर वन, टी पावर जीरो, which is equal to m power 0, l power minus 1, t power 0। एंड ऑब्वियसली यदि मैं c की बात करूं तो c विल बी डायमेंशनलेस ऑब्वियसली, इसमें कोई शक है क्या? तो हो गया ना, डायमेंशंस ऑफ ए बी सी हमने निकाल लिए। अभी अभी मैंने बताया कि रेडियन डायमेंशनलेस क्यों होता है, ये मैंने अभी अभी आपको समझाया। ओके, और एक क्वेश्चन करते हैं, हम क्वेश्चंस भरपूर करने वाले हैं। ओके, कि इतने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे कि कोई डाउट ही ना रहे किसी को, इतने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे कि कोई डाउट ही ना रहे किसी को। ओके, और टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी p, the time dependence of a physical quantity p is given by p is equal to p naught exp minus alpha t square, where alpha is a constant and t is the time. The constant alpha has, option number A, has no dimensions,
ऑप्शन नंबर बी हैज डायमेंशंस t to the power minus 2. Option number C has dimensions of p. Option number D has dimensions of t square. ओके ऑफ नहीं आएगा ऑफ टी स्क्वायर ओके। अब इस क्वेश्चन को समझ लेना है आपको। डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी पी इज गिवन बाय ये। इसका मतलब मैंने पहले इक्वेशन को जैसे एज इट इज लिख दिया, मुझे पता है कि ये ई एक्स पी का मतलब क्या होता है। ई एक्स पी का मतलब होता है ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। कहीं भी ई एक्स पी दिखा तो डरना नहीं है, उसका मतलब होता है ई टू दी पावर जो भी लिखा है अंदर ब्रैकेट के वो चीज। ओके पी नॉट ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। अब कांस्टेंट अल्फा के डायमेंशंस पे कमेंट करना है तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज के पावर में जो चीज होती है उसके वो चीज डायमेंशनलेस होती है। सो दैट्स व्हाई अल्फा टी स्क्वायर शुड बी डायमेंशनलेस, क्योंकि किसी भी चीज की पावर में जो चीज होती है वो डायमेंशनलेस होना पड़ेगा उसे। दैट्स व्हाई इट इज डायमेंशनलेस। सो अल्फा m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 2। क्यों t टू द पावर 2? क्योंकि टाइम का स्क्वायर है। इस क्वांटिटी को डायमेंशनलेस होना पड़ेगा। तो अल्फा के डायमेंशंस क्या आएंगे? m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर 2। so it will be equal to m to the power 0 l to the power 0 t to the power minus 2। ओके आ गए अल्फा के डायमेंशंस। तो अल्फा के डायमेंशंस है ऑप्शन नंबर बी से मैच हो रहा है इस ऑप्शन से। सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। ओके तो ये प्रॉब्लम में तो कोई डाउट के लायक थी नहीं चीज। अब और एक प्रॉब्लम लेते आगे। और एक प्रॉब्लम लेते हैं। आपको मैंने ये चीजें दो चीजें जो बताई ना उनको ध्यान में रखिएगा कि किन्हीं भी कोई भी दो चीजों को ऐड करने के लिए उनके डायमेंशन सेम होना जरूरी है। क्या है वो दो फैक्ट्स? वो दो फैक्ट्स कुछ इस प्रकार से है। कोई भी दो क्वांटिटीज कोई भी दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। उनके डायमेंशंस सेम होने चाहिए। और सेकंड फैक्ट, ये चीज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पे अलाउ नहीं लागू नहीं होती दोस्तों। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए डायमेंशन सेम होने चाहिए। मल्टीप्लाई और डिवाइड तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं अलग अलग डायमेंशन वाली चीजों को भी, ठीक है। और ये भी याद रखने वाली दो पॉइंट्स है, इनको नोट कर लीजिएगा नोटबुक में। किसी भी फंक्शन के अंदर की चीज या किसी भी
नंबर या वेरिएबल के पावर की चीज हमेशा डायमेंशनलेस रहेगी। डायमेंशनलेस रहेगी। ओके, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, इसी से सब जो है ये दो क्वेश्चन पे अप्लाई भी कर दिया हमने, फिर भी मैंने ये लिख के दिखा दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ही इसके बारे में ना बचे। ओके, इफ एक क्वेश्चन लिखिए है, इफ x and a stand for distance, then for what value of n is the given equations dimensions? Correct. The equation is integration dx divided by square root of a square minus x to the power n is equal to sine inverse x upon a. ओके, अब इसमें n की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट हो। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, बहुत पॉपुलर फॉर्मूला है जो आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो डायमेंशनल एनालिसिस से लेना देना है मुझे, इसलिए मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन से इसको करूंगा। मैंने देखा मेरे इसको करने के दो तरीके हैं। देखिए, साइन इनवर्स है, ठीक है, किसी भी फंक्शन के अंदर की चीज ऑलवेज डायमेंशनलेस होती है, मुझे पता है। साइन इनवर्स इज ऑल्सो अ फंक्शन, तो साइन इनवर्स के अंदर की चीज डायमेंशनलेस हो जाएगी, मतलब x बाय ए जो है, x बाय ए विल बी डायमेंशनलेस, x by a will be dimensionless. So that implies m to the power 0, l to the power 1, t to the power 0 upon a. x की जगह पे x के डायमेंशंस डाल दिया, x इज डिस्टेंस बोला है ना, x and a stand for distance. So dimensions of a will be, which is equal to m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0. So dimensions of a are m to the power 0, l to the power 1, t to the power 0. Okay, a के डायमेंशंस आ गए। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर एन बोला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर एन का आ गया है। आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये दोनों के यूनिट सेम, जब तक कि दो क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम नहीं हो जाते उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इन दोनों के डायमेंशंस को सेम होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन में दिया हुआ है। इनको अगर सब्ट्रैक्शन में दिया हुआ है तो इन दोनों के डायमेंशन सेम होना पड़ेगा। इसका मतलब ए स्क्वायर के डायमेंशन काय के बराबर आने चाहिए, एक्स टू द पावर एन के डायमेंशंस के बराबर आने चाहिए। ए के डायमेंशन हमें पता है तो ए स्क्वायर के डायमेंशन भी हम पता लगा लेंगे, क्या आएंगे, इसका स्क्वायर आएगा, विच इज इक्वल टू एक्स की डायमेंशंस का पावर एन आएगा।
तो m टू द पावर 0 l टू द पावर 2 t टू द पावर 0 इज इक्वल टू m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 t टू द पावर 0 का पावर n आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे करता हूँ अब नेक्स्ट स्टेप। m टू द पावर 0 l टू द पावर 2 t टू द पावर 0 विल बी इक्वल टू m टू द पावर 0 l टू द पावर n t टू द पावर 0। तो n की वैल्यू क्या होना पड़ेगा? n की वैल्यू 2 होना पड़ेगा। दैट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 2। तो द वैल्यू ऑफ n इज 2। ओके, इस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स करने हैं। और ये जो है, ये तो मैंने, यदि आप इसमें वीक पढ़ रहे हैं अभी, यदि आप इसमें अभी वीक पढ़ रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, इनको स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं करता हूँ वैसा कीजिए। जो देखिए, दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। जो कुछ बच्चे होते हैं जिनको पहले से ही बहुत कुछ समझ में आने लगता है तो वो जल्दी जल्दी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको स्कूल लेवल का ही आदत होती है 10th तक के, तो वो एकदम से मैनेज नहीं कर पाते हैं जो लोड आता है। तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि जैसा स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली लिख के मैं कर रहा हूँ वैसा ही सिस्टमेटिकली लिख के आप भी करें शुरुआत में, यदि आपको एकदम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे जंप करने की आदत नहीं है तो। और यदि आप एक बार स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और आप जो है अपने मुकाम तक पहुंच जाएंगे। आपकी सिलेक्शन पक्की है फिर। ओके, और ये जो सिलेक्शंस वगैरह, ये कोई बहुत तोप चीज़ें नहीं है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ, सिलेक्शन हो या ना हो, लाइफ आगे की उस पर भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। इसलिए ये जो सिलेक्शन नहीं होने पे जो बच्चे बहुत गलत गलत कदम भी उठा लेते हैं कई बार, तो वो सब मैं चाहता हूँ कि ना हो। इसलिए मैं इतना धीरे पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट फ्रेंडली वे में पढ़ा रहा हूँ। पिछले वीडियो तक के मेरी हैंडराइटिंग मुझे भी पता है कुछ ज़्यादा ही ख़राब आ रही थी, बट एनीवेज मैंने समझाने की कोशिश अच्छे से की थी। अब ये वीडियो में तो हैंडराइटिंग भी एक्सीलेंट है, तो आपको इसमें भी ये वाली भी आपकी जो समस्या है ख़त्म हो गई। वो मेरे टैब में गड़बड़ थी इसलिए ऐसा हो रहा था, अब सब ऑल राइट है। तो मेरे वीडियोस लेक्चर्स को रेगुलरली देखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और हो सके तो वीडियोस को अपने दोस्तों तक फैलाएं, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाएं। इसके पहले वाले वीडियोस की पॉपुलैरिटी उतनी नहीं, मायने नहीं रखती, लेकिन यहाँ पे मैंने मेहनत काफ़ी की है, अच्छे हैंडराइटिंग में भी लिखा है, तो इसकी पॉपुलैरिटी ज़रूर बढ़ाएं। ओके।